गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आज की अपनी क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कंडीशनल चैप्टर के सवालों को। छोटा सा चैप्टर है ना, लिमिटेड से सवाल आते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नाम से, ठीक है। तो इन दोनों के सवालों को आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आ जाइए, करते हैं शुरुआत। हर रोज की तरह जैसे ही आपको स्लाइड दिखेगी, स्लाइड दिखते ही आप वीडियो मतलब पॉज कर देंगे वीडियो को और खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वापस प्ले बटन दबाएंगे तो मैं आपको डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। हाँ जी। इफ द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट गेट्स डिकोडेड, द रेवलेशन changes the entire understanding of how early civilization interacted across distant continents। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे आज भी ऐसे पुराने मतलब ऐसी भाषा में लिखी हुई है, अपनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो लिखा वही डिकोड नहीं कर पाए हम अभी तक, है ना, कि क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे। तो अगर ये एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट डिकोड हो जाती, मतलब पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है, तो ये जो समझ हमने बनाई है ना कि ये जो पुरानी सभ्यताएं थी, ये एक कॉन्टिनेंट से मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं जो उस कॉन्टिनेंट में पाई जा रही हैं, यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो ये कैसे इंटरेक्ट करते थे, है ना, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते थे, ये चीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक, अभी हमने कुछ अनुमान लगा रखा है, बाद में हो सकता है कुछ और निकल के आए। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इफ के साथ प्रेजेंट नजर आ रहा है आपको, गेट्स डिकोडेड, ये डिकोडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है ना, गेट इंजर्ड, ही गॉट इंजर्ड, वो वाला। अगर ये मैन्युस्क्रिप्ट डिकोड हो जाती है, ये मतलब है जी इसका। तो ये ऐसे में सोचना डिकोडेड से कहीं तुम V2 सोच लो, ये गेट प्लस V3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे लिखी हुई है जी V1, यहां पे लिखी हुई है V1, तो इसका मतलब ये कौन सा बन रहा है, ओपन कंडीशनल बन रहा है। ओपन कंडीशनल है, पहला कंडीशनल है, हाँ के ना। और मीनिंग से पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी इमेजिनेशन तो है नहीं, अनरियलिस्टिक बातें कर रहा हो, पास्ट की बातें कर रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मुझे यहां पर पता चल गया कि भैया ओपन कंडीशनल लगाना है, और ओपन कंडीशनल लगाना है तो इफ के साथ तो V1 लिख दिया, उस साइड पे क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर लगाना पड़ेगा। इट चेंजेस नहीं, इट विल चेंज, द रेवोल्यूशन विल चेंज, जो रिवील होंगी चीजें वो चेंज कर देंगी, विल चेंज। हैड अनन्या नॉट इंसिस्टेड ऑन, अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया गया है, कर रखा है आपने, कि हैड अनन्या नॉट इंसिस्टेड लिख दें या फिर इफ अनन्या हैड नॉट इंसिस्टेड लिख दें, बात एक ही होती। इफ अनन्या हैड नॉट इंसिस्टेड लिख दूं या हैड अनन्या नॉट इंसिस्टेड लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी ये क्लोज्ड कंडीशनल की तरफ इशारा कर रहा है, हैड प्लस V3 वाला। अगर अनन्या ने इंसिस्ट ना किया होता पेंट्री कैबिनेट को दोबारा चेक करने का एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले, तो गैस पूरी किचन में भर जाती, ठीक है, खुला उला छोड़ दिया होगा। अगर वो इंसिस्ट ना करती, जैसे होता ना, अरे एक बार देख लेते हैं, अरे कर दिया होगा तुमने, चलो। तो अगर वो इंसिस्ट ना करती ना दोबारा देखने के लिए, तो गैस पूरे के पूरे किचन में भर जाती, ये मतलब है। तो उधर हैड प्लस V3 आ रहा है, पास्ट की बात कर रहा, अगर ये ना हुआ होता तो ये हो गया होता, पास्ट की बात कर रहा है, क्लोज्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, मीनिंग से पता चल रहा है, ग्रामर से पता चल रहा है। तो उधर अगर हैड प्लस V3 है तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको, वुड प्लस हैव प्लस V3। तो यहाँ पे गैस वुड हैव फिल्ड लिखना पड़ेगा। ये जो जो टूरिस्ट कपल था, टूरिस्ट कपल मिस कर देता मैस्मराइजिंग गंगा आरती को, मैस्मराइजिंग गंगा आरती को टूरिस्ट कपल मिस कर देता अगर उनका बोटमैन जो है वो शॉर्टर रूट ना लेता। अगर उनका बोटमैन शॉर्टर रूट, जो अभी मतलब एक तो नॉर्मल रूट होगा, उससे छोटे वाला रूट से अगर वो ना जाता, तो वो गंगा आरती को मिस कर देते। तो फिर से वही मीनिंग पास्ट का, अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा हो गया होता, पास्ट वाला मीनिंग है, क्लोज्ड कंडीशनल वाला मीनिंग है, वुड प्लस हैव प्लस V3 है, तो इस साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड प्लस V3 लिखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड नॉट चोजन, अगर उनके बोटमैन ने चूज ना किया होता शॉर्टर रूट। द नेबरहुड किड्स, नेबरहुड ये जो मोहल्ले के जो बच्चे हैं बेसिकली, ये मिस कर देते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को कॉलोनी पार्क में, अगर इलेक्ट्रिशियन ने रिपेयर ना करा होता फॉल्टी जनरेटर। फिर वही बात, क्लोज्ड कंडीशन वाला मीनिंग, अगर ये ऐसा ना हुआ होता तो ये हो गया होता, है ना।
क्लोज्ड कंडीशनल वाला मीनिंग है वुड प्लस हैव प्लस V3 है, इशारा भी कर रहा है, तो इस साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, हैड नॉट रिपेयर्ड लिखना पड़ेगा। नेबरहुड के बच्चे, नेबर ये आस पड़ोस के जो बच्चे हैं ये मिस कर देते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को कॉलोनी पार्क में अगर इलेक्ट्रिशियन ने फॉल्टी जनरेटर को रिपेयर ना किया होता। इफ के साथ हैड प्लस V3 और इधर वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर ऑर्गेनाइजर जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के वो अनाउंस कर दें एडिशनल इंटरेक्टिव सेशन ऑथर चेतन भगत के साथ एक लार्ज नंबर ऑफ यंग रीडर्स मतलब रश करेंगे, कहने का मतलब उत्साह दिखाएंगे बुक करने के लिए सीट्स को, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजर जो हैं वो अनाउंस कर दें एडिशनल इंटरेक्टिव सेशन ऑथर चेतन भगत के साथ, ठीक, तो बहुत सारे, अब यहां पे वैसे कॉमा आना चाहिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये कॉमा लगा दूंगा मैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे यंग रीडर जो हैं वो सीट्स बुक करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, पहली बात तो ये ओपन कंडीशनल है, कोई ऐसी इमेजिनेशन वाली टाइप की बातें नहीं है ना। अच्छा, और बात भी कैसी कर रहा है, फ्यूचर की, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, दोनों साइड ऑफ फ्यूचर ये भी इशारा कर रहा है, तो यानी ओपन कंडीशनल में जाएगा। अब इधर तो फ्यूचर ठीक है, लेकिन इफ के साथ तो फ्यूचर टेंस आता नहीं, हाँ कि ना, तो यहाँ पे ये विल आपको उड़ाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर्स प्लूरल है तो इस वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर ये सिंगुलर होता तो अनाउंसेस करना पड़ता, अभी तो प्लूरल है तो अनाउंस चल जाएगा, बस ये विल आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप 10th चैप्टर का रूल कह लो कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, या कंडीशनल का रूल मान लो, आपकी मर्जी। अगर फ्रेशली चॉप्ड एप्पल्स को, अगर ताजा कटे हुए एप्पल्स को अनकवर्ड रख दिया जाए ओपन एयर में, तो जो एंजाइम होते हैं फ्रूट के वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बदल देते हैं उसके सरफेस को ब्राउन कलर में, जो कि एक नेचुरल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। अगर फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स को छोड़ दिया जाए आर लेफ्ट अनकवर्ड, अब ये जो आर लेफ्ट अनकवर्ड है पैसिव में लिखा हुआ लेकिन है V1 ही, ये है V1 ही। अगर फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स को अनकवर्ड छोड़ दिया जाए ओपन एयर में तो एंजाइम जो है वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, तो विल रिएक्ट लगाओगे क्या यहाँ पे, अगर इसको अनकवर छोड़ दो, इधर V1 है, इफ के साथ V1 है ना, ये कोई इमेजिनेशन तो है नहीं, है ना। अगर मैं शेर होता, चीता होता, घोड़ा होता, अगर मैं मंत्री होता, वैसी कोई बातें नहीं है, पास्ट की भी कोई बातें नहीं है, तो ओपन कंडीशनल है। ओपन कंडीशनल में इधर प्रेजेंट है तो क्या इधर फ्यूचर लगाऊं, नहीं, क्योंकि ये फैक्ट है तो इसके अंदर फ्यूचर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको V1 के अंदर ही रखेंगे। अगर फ्रेशली चॉप्ड एप्पल्स को अनकवर्ड में मतलब बिना ढके रख दोगे ओपन एयर में, तो एंजाइम जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बदल देते हैं सरफेस को ब्राउन में। एंड लगा हुआ है, इधर रिएक्ट है तो इधर भी V1 ही आएगा ना, तो हैव टर्न थोड़ी आएगा, टर्न आएगा, हैव टर्न थोड़ी आएगा, टर्न आएगा, और बदल देते हैं सरफेस को ब्राउन में। उधर साइड पे V1 है, इधर भी रिएक्ट और ये टर्न दोनों V1 में आएंगी, और ये खाली सेंटेंस को लंबा करने के लिए लिखा है, कॉन्सेप्ट यहीं तक था बस। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बात खत्म, है ना। और ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए V1 के अंदर ही लिखा जाएगा, इसमें हैव टर्न वगैरह ये सब नहीं आएंगे। हाँ जी, if the government had invested a decent amount on the waste management system a decade ago, अगर सरकार ने इन्वेस्ट किया होता एक ठीक ठाक अमाउंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे एक दशक पहले, तो जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, वो इतनी बुरी सिचुएशन में ना होती आज। अब आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे हैड इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, तो यानी ये क्लोज्ड कंडीशनल की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्लोज्ड कंडीशनल तो पास्ट की बातें करता है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। आज ये शहर इतनी बुरी सिचुएशन में ना होते, नाव से पता चल रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आपने शर्त जो रखी है वो रखी है पास्ट की, रिजल्ट आप मांग रहे हो प्रेजेंट में, यानी कौन सा कंडीशनल है, मिक्स्ड कंडीशनल बन गया है। तो अगर सरकार ने डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होता वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे एक दशक पहले, और डेकेड अगो, कंडीशन पास्ट की है, रिजल्ट प्रेजेंट में कह रहे हो कि, तो आज ये दशा ना होती। आ रही बात समझो, तो मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 का स्ट्रक्चर बन गया है। तो यहां पे इस साइड पे तो हैड इन्वेस्टेड ही रहेगा, और इधर प्रेजेंट की बात करनी है तो वुड नॉट हैव बीन की जगह वुड नॉट बी लिखना पड़ेगा, वुडंट बी लिखना पड़ेगा यहां पे आपको।
इफ द पावर वॉज नॉट कट बाय द मेंटेनेंस स्टाफ द रेजिडेंट्स कुड हैव वॉच द एंटायर क्रिकेट मैच विदाउट इंटरप्शन। अगर अगर बिजली ना काटी गई होती मेंटेनेंस स्टाफ के द्वारा तो रेजिडेंट्स जो है वो एंजॉय कर सकते थे क्रिकेट मैच को बिना किसी इंटरप्शन के। अगर पावर ना काटी गई होती इनके द्वारा तो वो एंजॉय कर लेते इसको। तो पास्ट की बात करें, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। क्लोज्ड कंडीशनल की तरफ इशारा है, कुड प्लस हैव प्लस V3 भी वही इशारा कर रहा है, हाँ क्या ना। और ये कोई ऐसी बातें भी नहीं है कि इसको सेमी क्लोज्ड वाले में ले जाऊं, शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, रियलिस्टिक सी बातें, तो इसको तो उसके अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन। और दूसरी बात, पावर तो किसी को काटेगी नहीं, पावर को काटा जाएगा। पावर तो किसी को काटेगी नहीं, पावर को काटा जाएगा, तो पैसिव भी करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ द पावर हैड नॉट बीन कट, हैड नॉट बीन कट। इफ आई वॉज यू, if I was you, I wouldn't have trusted someone who hides important details before taking such a big financial decision। अगर मैं तेरी जगह होता, अगर मैं तू होता, मतलब अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं ऐसे आदमी पर ट्रस्ट ना करता जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को छुपाता है। इतनी बड़ी फाइनेंशियल डील करने से पहले मैं तो ऐसे आदमी पर ट्रस्ट ना करता भाई। तो अब ऑब्वियस बात है, मैं कोई और इंसान तो हो नहीं सकता। अगर मैं कहूँ मैं बन जाऊं शाहरुख खान तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई इंसान को दूसरा इंसान तो हो नहीं सकता, यानी इमेजिनेशन करनी थी। तो इफ आई वॉज यू तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो किस तरफ लेके जा रहा है ये, इसको भले ही क्लोज्ड की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैंने ऐसा ना किया होता, इधर चेंज करने की जरूरत नहीं। वैसे भी देखो दो पार्ट में तो एरर कर नहीं पाओगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं इधर भी एरर कर दूं और इधर भी एरर कर दूं, दो पार्ट में तो एरर हो नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो इतनी बात तो मुझे लगता है हर बच्चा समझ गया होगा कि इफ आई वॉज यू की जगह इफ आई वर यू आए। इतनी बात तो हर बच्चा समझ गया। अब दिक्कत बच्चे को ये आती है कि सर अगर इस साइड पे वर लिखा हुआ है तो इधर तो वुड नॉट ट्रस्ट आना चाहिए ना, वुड प्लस में बेस फॉर्म आनी चाहिए इधर। तो ये वुड नॉट हैव ये तो क्लोज्ड में आता है। तो आपको मैंने कंडीशनल करवाया था, अगर आपको याद हो तो, मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1, हाँ क्या ना। जैसे ये कुछ विचित्र बात थी ना, एक तो 3 तो नॉर्मल कंडीशनल होते हैं, 3 तो जैसे नॉर्मल कंडीशनल होते हैं, ओपन कंडीशनल, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड, और 2 मिक्स वाले कराए थे कि अगर कंडीशन पास्ट की हो, रिजल्ट प्रेजेंट में चाहिए हो तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है, इधर हैड प्लस V3 और इधर क्या वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। और ऐसे ही अगर अनरियलिस्टिक कंडीशन हो, कंडीशन अनरियलिस्टिक हो लेकिन बात पास्ट की करनी हो, अगर कंडीशन अनरियलिस्टिक हो और बात पास्ट की करनी हो तो क्या स्ट्रक्चर होता था, इस साइड पे V2 वाला और इस साइड पे वुड कुड माइट प्लस है प्लस V3। तो बेसिकली मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 है, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। क्या सर यहां पे ऐसा लिख सकते हैं? अगर लिख दें, अभी तो चलो सर 2 पार्ट में एरर है, मैं समझ गया नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हो, इफ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। अगर इफ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट समवन, ऐसा होगा अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं तो ना ट्रस्ट करूं, प्रेजेंट। अगर ऐसा लिखोगे इफ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट, और अभी जो लिखा है उसका क्या मतलब, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैंने ना ट्रस्ट किया होता, ऐसा वाला। दोनों के मीनिंग में फर्क है। इफ आई न्यू दैट माई पेरेंट्स वुड विजिट माई फ्लैट आई वुड हैव क्लीन्ड। अगर मुझे पता होता कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरा फ्लैट विजिट करेंगे तो मैंने साफ कर दिया होता गेस्ट रूम को और प्रिपेयर कर दिया होता हर चीज को अच्छे से, ठीक। अभी तक देखो जितने सेंटेंसेस आ रहे थे वो आपको थोड़े से आसान लग रहे होंगे। अभी तक जितने सेंटेंसेस थे भले ही लंबे लिखे हुए थे, लेकिन हर एक के अंदर देखो 2 ही वर्ब यूज करी गई थी। नेबरहुड किड्स एक वर्ब और दूसरी वर्ब, ठीक है। जयपुर ऑर्गेनाइजर फेस्टिवल एक वर्ब और यहां पर दूसरी वर्ब, ठीक। फ्रेशली चॉप्ड ये एक वर्ब, दूसरी वर्ब ये, तीसरी एंडिंग में थी, तो आप इससे ज्यादा कोई परेशान हुए नहीं, आपको पता चल गया ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। ऐसे अगर इसकी बात करूं तो यहां पे भी एक वर्ब और 2 वर्ब, यहां पे भी एक वर्ब 2 वर्ब, यहां पे भी एक वर्ब 2 वर्ब, है ना। तो बेसिकली जितने थे सबके अंदर मेनली 2 क्लॉजेस ही यूज हो रहे थे। तो 2 क्लॉज जब तक यूज होते हैं तब तक आपको बड़ा आसान लगता है कि हाँ ठीक है, इधर ही आया, इफ के साथ ये आया तो इधर ये, इधर ही आया तो इधर ही, ऐसे कर लेते हो।
अब इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इफ आई न्यू एक क्लोज तो ये रहा, माई पेरेंट्स वुड विजिट दूसरा क्लोज ये रहा, और तीसरा आई वुड हैव क्लीन्ड तीसरा ये रहा। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, वो जो आपको करा रखा है इफ के साथ ये आए तो इधर ये लगाना, ये आए तो ये लगाना, वो कौन से क्लॉज पे अप्लाई होगा? वो क्या इस क्लॉज पे अप्लाई होगा या इस क्लॉज पे अप्लाई होगा? एक बार सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि ये एक ही ऐसा सेंटेंस नहीं, और भी आएंगे ऐसे, और ऐसे आपको देखने की आदत डालनी पड़ेगी। एक बार दोबारा से ट्राई करो, सोचो एक बार, हिंट मैंने आपको दे दिया। हाँ जी, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इफ आई न्यू, ये वाला जो क्लॉज है इधर वाला, ये जो क्लॉज है, ये तो नो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ये तो नो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। अगर मान लो यहां पे ऐसा लिखा होता, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा लिखा होता, इफ आई न्यू राजेश, इफ आई न्यू राजेश, अगर मैं राजेश को जानता, ठीक है, आगे कुछ भी लिख दूं, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ऐसे चलेगा ना। यानी इस नो का जो ऑब्जेक्ट है, इस नो का जो ऑब्जेक्ट है उससे कोई रिलेशन थोड़ी है, वो तो आगे लिखोगे। समझने की कोशिश करना, अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता ये वाली बात, तो मैं ये कर देता, अगर पता होता तो मैं ये कर देता। तो इससे रिलेशन नहीं है, वो जो इफ वाला स्ट्रक्चर है उसका इससे रिलेशन नहीं है, तो नो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, उसका रिलेशन इस वाले क्लॉज से है। अगर अच्छे से पढ़ा होता तो ऐसा हो गया होता, अगर टाइम से आया होता तो ऐसा हो गया होता, हाँ कि ना। बेसिकली एक कंडीशन होती है और एक उसका रिजल्ट होता है, तो ये रिजल्ट है क्या? रिजल्ट तो ये है ना, अगर पता होता तो ऐसा कर देता। तो समझने की कोशिश करना, भले ही 3 क्लॉजेस लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि परेशान हो गए, अच्छा है V2 है, यहाँ पे वुड विजिट है, ठीक तो है सर, सोचना कि कौन से पार्ट का रिलेशन है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका रिलेशन नहीं है, तो मीनिंग क्या देना है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे पेरेंट्स मेरा फ्लैट विजिट करेंगे, अगर मुझे पता होता कि मेरे पेरेंट्स मेरा फ्लैट विजिट करेंगे, तो मैंने गेस्ट रूम को अच्छे से साफ कर दिया होता और प्रिपेयर कर दिया होता सब कुछ अच्छे से, है ना। जितना तू चलाक है मुन्ना, उससे चलाक तेरे पेरेंट्स, जान के वो किसी कारण से आए हैं बिना बताए, हैं। तो मीनिंग से पता चल रहा है कोई ऐसी बात तो है नहीं कि अनरियलिस्टिक हो, कि इसको सेमी क्लोज्ड की तरफ लेके जाऊं। वुड प्लस है प्लस V3 भी एक टाइप से इशारा कर रहा है कि इसको क्लोज्ड में ले जा, है ना। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर इसको बेस मान के इसमें करेक्शन कर दें, तो इसी बात के लिए तो आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं कि सेमी क्लोज्ड क्या मीनिंग देता है, क्लोज्ड क्या मीनिंग देता है, इन्हीं दिनों के लिए तो वो बातें पढ़ाई जाती हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि भाई यहाँ पर मीनिंग क्या देना है, क्या ये कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बात है कि इसको मैं सेमी क्लोज्ड में लेके जाऊं? अगर मुझे पता होता कि मेरे पेरेंट्स आएंगे तो मैंने ये कर दिया होता। क्लोज्ड वाला मीनिंग है तो डायरेक्ट क्लोज्ड वाला मीनिंग है, तो इसमें करेक्शन ना करके हम इसमें करेक्शन करेंगे, इफ आई हैड नोन लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर होगी इतनी बात। ही स्लिप्ड ऑन द मडी विलेज रोड, वो कीचड़ वाले विलेज रोड के ऊपर फिसल गया और अपनी बाजू तोड़वा लेता, अगर अगर फार्मर्स उसको ना लेके जाते नजदीकी हॉस्पिटल में, ठीक है। अब यहां पे वो फिसल गया और अपनी बाजू तोड़वा लेता। एंड जब कंजंक्शन लगी होती है ना, तो जरूरी नहीं कि यहां वो टेंस है उधर भी यही टेंस लिखा जाए, ठीक है। ये खाली बस आपको एक्स्ट्रा दे रखी है बात सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए, लेकिन जो कंडीशन, फिर वही बात, यहां पे भी देखो 3 क्लोज आ गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 आ गए। अब आपको सोचना है कि मेरे काम के दोनों कौन से क्लोज हैं। अगर फार्मर्स उसको ना लेके जाते, अगर फार्मर्स उसको ना लेके जाते तो वो अपना हाथ तोड़वा लेता, अगर फार्मर्स उसको ना लेके जाते वो फिसल गया। क्या इस बात का लेना देना इसके साथ है क्या? इफ वाले पार्ट का रिलेशन किसके साथ है? ये हाथ तोड़वाने वाली बात से। आई बात समझ में? तो यहां पे इफ द फार्मर्स डिड नॉट टेक हिम टू हॉस्पिटल, अब पहली बात तो क्या ये कोई अनरियलिस्टिक बात है क्या? मतलब ऐसे एक सेमी क्लोज्ड में लेके जाऊं? नहीं। अगर अगर उसको ना लेके गए होते तो बेसिकली ये जो लिखा हो ना, काफी बच्चों को तो इससे दिक्कत होगी, वुड हैव ब्रोकन हिज आर्म, अपना हाथ तोड़ लेता नहीं बच्चे, समझना।
बहुत बार क्या होता है जब एक्शन खुद के साथ ही होता है ना तो वर्ब का मीनिंग थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कोई बंदा सेब कोई फ्रूट काट रहा है, ठीक है, गलती से खुद की उंगली कट गई उससे थोड़ी, ठीक, खून आने लग गया। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, आई कट माई फिंगर एक्सीडेंटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अपनी उंगली काट ली गलती से, ये कहना चाह रहा हूं ना, मैंने अपनी उंगली काट ली। तो समझने की कोशिश करना, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना वुड हैव ब्रोकन हिज आर्म, तो इसका मतलब नहीं कि खुद जान के तोड़ी, वो जान के तोड़ लेगा अपनी बाजू, बेसिकली उसकी बाजू टूट जाती वाला मीनिंग देने लग जाता है यहां पे। आ रही है बात समझ में? तो वो फिसल गया मडी विलेज रोड पे और उसकी बाजू बेसिकली टूट जाती, उसकी बाजू टूट गई होती, बहुत टाइम तक अगर असिस्टेंस ना मिलती, मुड़ा ही रह जाता, डॉक्टर ना मिलता या कोई और खुद से पंगे ले लेता वो, तो टूटी टूटी रह जाती, उसकी बाजू जो है वो टूटी रह जाती अगर उसको ना लेके गए होते। क्लोज कंडीशन वाला मीनिंग है, वुड प्लस हैव प्लस V3 इशारा भी कर रहा है, मीनिंग से पता चल रहा है। तो यहां पे डिड नॉट टेक नहीं, हैड नॉट टेक का लिखना पड़ेगा। अगर मेरे अंकल गांव आ गए होते पिछली रात को, पहुंच गए होते गांव में पिछली रात को, तो मैं उनको एनुअल फेयर में ले जाता जहां पे पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और इकट्ठी होती है सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिव सीजन को। अब तुम्हें पता है कि जहां पे पूरी को, ये तो एक्स्ट्रा लिखी हुई बात, ये वाली दोनों बात है कि अगर वो आ जाते टाइम से तो मैं उनको ले जाता, है कि ना। अब यहां पे अगर अंकल आ जाते, कंडीशन वाले पार्ट के अंदर वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा, तो रिजल्ट का स्ट्रक्चर होता है, रिजल्ट का स्ट्रक्चर इधर लगा तो हुआ है वुड हैव टेकन। तो यहाँ पे कंडीशन वाले पार्ट में फिर से वही बात, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि सेमी क्लोज्ड में लेके जाए, और स्ट्रक्चर भी वही चीख चीख के बता रहा है कि क्लोज्ड में लेके जाना पड़ेगा। इफ माई अंकल हैड रीच्ड लिखना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तुम्हारे पिता की सडन इलनेस के बारे में, तो मैंने पक्का अरेंज कर दी होती कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट, मैंने कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दिया होता उनको सिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, हैड यू इन्फॉर्म्ड भी लिख दें या इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड भी लिख दें, एक ही बात होती है, तो आप जानते हो मीनिंग भी क्लोज्ड टाइप का ही है ना। अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो गया होता, कोई अनरियलिस्टिक बातें भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे वुड डेफिनेटली अरेंज की जगह पे वुड हैव डेफिनेटली अरेंज लिखना पड़ेगा। वुड डेफिनेटली अरेंज की जगह पे वुड हैव डेफिनेटली अरेंज्ड लिख देंगे। आई वुड हैव डेफिनेटली अरेंज्ड ट्रांसपोर्ट। अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांगर होता, मतलब जितना अभी मेरे पास पैसा है अगर उससे और ज्यादा पैसा होता, अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांगर होता भी, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिप बुक करता, केरला की एक्सप्लोर करता, वहां के पीसफुल बैक वाटर्स को और लोकल फूड को, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब तुम्हें पता है, यहाँ पे अब तुम्हें पता है कि इमेजिनेशन की बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। इफ आई वॉज फाइनेंशियली स्ट्रांगर, आई वॉज तो ये तो फैक्ट बता देगा, फाइनेंशियली स्ट्रांगर था, कि अगर मैं होता ये मीनिंग देना है तो वो काम वॉज तो करता नहीं। तो इतना एरर तो सबको ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे वर आएगा, इफ आई वर लिखना पड़ेगा, है कि ना। अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांगर होता भी, मतलब जितने पैसे उससे और बेटर होते, तो आई वुड बुक। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, सर यहाँ पे वुड हैव बुक्ड नहीं आ सकता क्या? वुड हैव बुक्ड भी आ सकता, दोनों के अलग अलग मीनिंग। ये वाले का मीनिंग है कि अभी ये जो राइट नाउ लिखा हुआ ना, इससे पता चला कि प्रेजेंट की बात करा। अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांगर हूं, अगर मैं इससे फाइनेंशियली स्ट्रांगर हूं, तो मैं केरला की ट्रिप बुक कर लूं, ये मतलब है फिलहाल इसका। और अगर अगर यहाँ पे वुड हैव बुक्ड लिखेंगे, अगर वुड हैव बुक्ड लिखेंगे, तो पहली बात तो राइट नाउ नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर इसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा, अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रांगर होता तो मैं केरला की ट्रिप बुक कर लेता, कोई पास्ट में कभी की बात करता। ये राइट नाउ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात करनी, पास्ट की बात नहीं करनी। तो प्रेजेंट की अगर अनरियलिस्टिक बात करनी होती है तो ये इससे आएगा, वॉ से तो ये काम हो नहीं पाएगा, और इधर वुड प्लस में बेस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई सॉ यू आउटसाइड द रेलवे स्टेशन येस्टरडे, आई वुड हैव श्योरली स्टॉप्ड माई कार एंड टॉक टू यू। अगर मैंने तुझे देखा होता रेलवे स्टेशन के बाहर कल,
तो मैंने पक्का अपनी गाड़ी रोकी होती और तेरे से बात करी होती। ठीक है, अब फिर से बात कोई अनरियलिस्टिक बात है तो यहाँ पे है नहीं कि इसको सेमी क्लोज्ड में लेके जाएं। वुड प्लस हैव प्लस V3 से पता चल रहा है कि भैया क्लोज्ड कंडीशनल की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ आई हैड सीन लिखना पड़ेगा। If you were the health minister of India, what immediate reforms would you have implemented to improve the condition of government hospitals? अगर तुम हेल्थ मिनिस्टर हो इंडिया, अगर तुम इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हो तो क्या इमीडिएट रिफॉर्म्स तुम इंप्लीमेंट करोगे इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन। ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि इमेजिनेशन की बात हो रही है। अगर मैं प्रधानमंत्री हो, अगर तुम प्रधानमंत्री होते, अगर तुम यहाँ के राजा होते, अगर तुम खेल मंत्री होते, अगर तुम स्वास्थ्य मंत्री होते, तो इफ यू वर वाले के अंदर तो कोई समस्या नहीं, हाँ के ना। अच्छा जी, यहां पे लिखा हुआ है वुड यू हैव इंप्लीमेंटेड, अगर तुम खेल मंत्री होते तो तुम क्या इमीडिएट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते। कि ये पास्ट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को ये सेंटेंस बोलेगा तो मुझे बताओ ये पास्ट की बात करेगा कि प्रेजेंट की बात करेगा। हाँ जी, इमीडिएट वर्ड भी लिखा हुआ, इससे भी अपने को पता चल रहा है, इमीडिएट वर्ड भी लिखा हुआ, इससे भी अपने को पता चल रहा है। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा थोड़ी कोई पूछेगा अगर तू उस समय खेल मंत्री रहा, ये स्वास्थ्य मंत्री रहा होता तो तू क्या चेंजेस करता। अगर ऐसा कुछ होता ना तो यहां पे कुछ लिखा होता, इफ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर इन 1960, इफ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ, हाँ के ना। तो वहां से पता चलता। और दूसरी बात ये इमीडिएट से भी पता चल रहा अपने को। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि भैया, और ज्यादा करोगे तो एक और काम कर दूंगा मैं, करंट वर्ड और लिख देता हूं, करंट कंडीशन ऑफ। ज्यादा बात है तो करंट कंडीशन ऑफ लिख देता हूं, ताकि आपको और भी चीख चीख के पता चल जाए कि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है ना। तो फिर यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसा है, ये सेमी क्लोज्ड के अंदर जाएगा, और सेमी क्लोज्ड के अंदर जाएगा तो वुड यू हैव इंप्लीमेंटेड नहीं वुड यू इंप्लीमेंट आपको लिखना पड़ेगा। वुड यू हैव इंप्लीमेंटेड नहीं वुड यू इंप्लीमेंट लिखना पड़ेगा। इफ आई वुड बी द ऑनर, अगर मैं ऑनर हूं इस रेनाउंड लग्जरी होटल चेन का जो ऑपरेट करती है अक्रॉस सेवरल इंडियन सिटीज, तो मैं अलाउ ना करूं कोई भी स्टाफ का बिहेव करना रूडली किसी गेस्ट के साथ किसी भी सर्कमस्टांसिस में। अब मान लो आप एक होटल के अंदर गए, ठीक है, और वहां पे उनका जो स्टाफ है वो रूडली बहुत बात कर रहा है, तो आप करो, अगर मैं मालिक हूं ना, अगर मैं मालिक हूं इस होटल चेन का, ताज में गए, किसी पे हयात में गए, किसी में भी गए, तो अगर मैं मालिक हूं इस रेनाउंड लग्जरी होटल चेन का जो ऑपरेट करती है, अभी तुम्हें पता है कि इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो एडजेक्टिवल क्लॉज है सिर्फ चेन के लिए, जो ऑपरेट करती, इससे तो कोई लेना देना नहीं। अगर मैं मालिक हूं तो मैं कभी यह अलाउ ना करूं, ये इन दोनों क्लॉजेस का आपस में लेना देना है। तो तुम्हें पता है कि रिजल्ट वाला पार्ट इधर है, इफ के साथ ये वुड बी वाला पार्ट थोड़ी आएगा। तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। अब क्या भरें भैया, ये कैसा है, ऑब्वियस बात है सेमी क्लोज्ड के अंदर इमेजिनेशन वाली बात है। अगर मैं इस ताज का मालिक होता, सेमी क्लोज्ड वाले स्ट्रक्चर की तरफ इशारा है मीनिंग से, और इधर पे वुड नॉट अलो, ये भी आपको एक हिंट दे रहा है। तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, पहले वुड हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है, तो बी से ही बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, इफ आई वर द ऑनर ऑफ, ही कीप्स गिविंग ऑर्डर्स टू एवरीवन इन द ऑफिस, वो हर किसी को ऑर्डर देता रहता है ऑफिस में, इतने अथॉरिटेटिव टोन में, इतनी हुक्म चलाने वाली टोन में कि मानो वो सीईओ हो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का। 3 कमरों का ऑफिस है, 2 एम्प्लॉई हैं जिसमें एक वो खुद ही है, दोनों को बुला बुला के ऐसे ऑर्डर झाड़ता है, ऐसे अथॉरिटेटिव टोन में ऑर्डर झाड़ता है, मान लो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ लग गया हो। तो ही कीप्स यानी प्रेजेंट की बात करनी है, और प्रेजेंट की इमेजिनेशन किससे होती है, ये वाला तो फैक्ट है, शुरू में तो लिखा ऑर्डर देने वाली बात फैक्ट है, इधर इमेजिनेशन करनी है, और इमेजिनेशन किससे होगी, फिर V2 से होगी। तो ही इज द सीईओ की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा,
ही वर द सीईओ लिखना पड़ेगा। आई विश आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। काश 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 मैंने समझा होता गुड हेल्थ को मेंटेन करने की वैल्यू, जब मेरे पेरेंट्स बार बार मुझे सलाह देते थे मेरे कॉलेज डेज में, मेरे कॉलेज के दिनों में जब मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार सलाह देते थे, काश मैंने उस समय उनकी बात सुन ली होती। आई विश के साथ अगर आपको याद हो तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं। प्रेजेंट की इमेजिनेशन करोगे तो V2 बनेगा, पास्ट की कभी बात करोगे तो हैड प्लस V3 बनेगा। काश काश मैंने इस चीज की वैल्यू को समझा होता, तो यानी पास्ट की बात करनी है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आई हैड अंडरस्टूड करना पड़ेगा। काश वो रियलाइज करे कि उसके पेरेंट्स उसकी कितनी केयर करते हैं, बजाय कि उनसे आर्ग्यू करने के हर छोटे छोटे इशू पे। अब यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं है कि पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट की बात करने कोई हिंट नहीं है, यानी प्रेजेंट की इमेजिनेशन करनी यानी V2 से करनी पड़ेगी। आई विश शी रियलाइज्ड लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड होते एनजीओ में डिजास्टर के समय तो हम मदद कर पाते, हम मदद कर सकते थे बहुत सारी और फैमिलीज की। अब ये किस तरफ इशारा लेके जा रहा है, अगर उस समय पे फंड होते तो हम और फैमिलीज की मदद कर सकते थे, क्लोज्ड कंडीशनल की तरफ इशारा कर रहा है कि ना। गुड प्लस है प्लस V3 ये भी आपके लिए हिंट है, तो इस साइड पे क्या आना चाहिए था, हैड प्लस V3 आना चाहिए था। यहाँ पे तो अकेला हैड लिखा हुआ, अकेला हैड तो V2 हो जाएगा, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, हैड हैड करना पड़ेगा। हैड प्लस V3 बनाने के लिए सुनने बोलने में आपको अजीब लगेगा है ना, लेकिन 10th चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं है। अगर हमारे नेशनल लीडर्स वापस आए देखने के लिए हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में करप्शन का लेवल, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो वुड बी डीपली डिसअपॉइंटेड, ये वुड बी डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड होंगे। ऐसा मत सोचना कि भैया वुड बी प्लस क्या ये आ गया, वुड प्लस बेस फॉर्म ही लगा हुआ, ये बस पैसिव स्ट्रक्चर आ गए। अब तुम्हें पता है कि नेशनल लीडर ऑब्वियस बात है वापस जिंदा तो होंगे नहीं, है ना। ये वैसा ही कोई सेंटेंस, अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो ऐसा, अगर गांधी जी वापस जिंदा हो जाएं तो ये वाली चीज देख के उनको बहुत उदासी होगी। तो वैसे ही अगर नेशनल लीडर वापस आ जाएं ऑब्जर्व करने के लिए हमारी देश में करप्शन को, तो वो डिसअपॉइंटेड होंगे। तो ऑब्वियस बात है सेमी क्लोज्ड में जाएगा, सेमी क्लोज्ड में जाएगा तो V2 से बनाना पड़ेगा, केम बैक लिखना पड़ेगा। इफ आर नेशनल लीडर्स केम बैक टू ऑब्जर्व। अगला है जी अपना टॉपिक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, ये वाले टॉपिक की मैं आपकी थोड़ी सी याददाश्त वापस दिला देता हूं, है ना। पढ़ तो आपने रखा ही है, थोड़ी सी फिर से याददाश्त दिला देता हूं कि भैया कैसे एरर आया करते थे इस पे। लो एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं आपको। हाँ जी, सेंटेंस का मतलब क्या है, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए। अब जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा होता प्रेजेंट सब्जेक्टिव वाला, वो एक सिंपल सी बात लगाता है, एवरीवन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, कम्स कर देता हूं। लेकिन एवरीवन कम्स ऑन टाइम का तो मतलब हो जाएगा हर कोई समय पे आता है। एवरीवन कम्स ऑन टाइम का मतलब है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, हर कोई समय पे आता है। अगर कोई हर कोई पहले से टाइम पे आ रहा है तो फिर ये सेंटेंस का कोई सिग्निफिकेंस बचेगा क्या। यहाँ पे मीनिंग देना, बॉस चाहता है कि हर कोई टाइम पे आए, और ये वाला मीनिंग जो है ये टेंस से नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस से नहीं बन पाते, उन्हीं के लिए अलग अलग टाइप के मूड बने, है ना। एक था इंपेरेटिव मूड, किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने वाला, गो देयर, वहां जाओ, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो।
अब ये टेंस से नहीं होता ये काम, इसके लिए इंपेरेटिव मूड लगाना पड़ता है जो वर्ब की बेस फॉर्म बनती है। ऐसे ही वो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये भी टेंस नहीं कर पाते, इसलिए पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं, कंडीशनल चैप्टर में पढ़ रखे हैं आपने। ऐसे ही जब ऐसे वाले मीनिंग होते हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि वो वहां जाए, वो चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि वो माफी मांगे, वो ये चाहता है कि सब टाइम से आए, वो ये चाहता है कि तू अपने भाई का ध्यान रख। इनडायरेक्ट किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करना, उसके लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बना था। और जैसे इंपेरेटिव में बेस फॉर्म लगती है, ये भी क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट ही कर रहा, तो इसमें बेस फॉर्म लगती है। तो यहां पे ये आएगा और ये गलत है। हाँ जी, कुछ याददाश्त वापस आ गई? आओ जरा करके दिखाओ फिर इसके सवाल। एक बार जैसे ही आपको स्लाइड दिखेगी, जैसे स्लाइड दिखी वीडियो को पॉज कर देंगे, अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस लंबा हो गया तो कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट वही है, बस लंबे सेंटेंसेस देख के हिम्मत नहीं हारनी। एक ट्राई करो, ट्राई करो, आपसे होगा, 100% होगा। हाँ जी, एजुकेशन कमीशन ने प्रस्ताव दिया, एजुकेशन कमीशन ने प्रस्ताव दिया कि एक यूनिफॉर्म डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, मिनिमाइज करने के लिए, मैनुअल एरर स्कोर बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एजुकेशन कमीशन ने प्रस्ताव दिया कि एक यूनिफॉर्म अटेंडेंस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस, का मतलब तो है इंट्रोड्यूस्ड है। क्या कहना है, एजुकेशन कमीशन ने प्रस्ताव दिया कि इंट्रोड्यूस किया जाए, हाँ कि ना। और ये किया जाए वाला जो मीनिंग है, ये तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन गया। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बन गया तो इज इंट्रोड्यूस से तो वो काम हो नहीं पाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया ऐसे वाले सेंटेंसेस के अंदर सबसे जो बेस्ट होता है, जो ग्रामर के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया है, वो ये है कि यहां पे हम लिखें बी इंट्रोड्यूस्ड। यहां पे हम लिखें बी इंट्रोड्यूस्ड। क्या है, बेस फॉर्म लगानी है ना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, पैसिव होगा तो क्या हो गया, पैसिव हो गया तो पैसिव में बस बी की जो बेस, पैसिव का मतलब क्या होता है, बी की फॉर्म प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, यही तो लिखते हो, तो V3 एज इट इज रह जाएगा, बस जो बी की फॉर्म थी वो बेस फॉर्म में कर दी मैंने, बी कर दिया, है ना। लेकिन ये वाला लिखने से एकदम अजीब सा लगता है बच्चों को, इसलिए इसलिए अक्सर किताबों में, खास करके जो अपने इंडियन बुक्स हैं, उनके अंदर आपको लिखा मिलेगा शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। जैसे शुड बी इंट्रोड्यूस लिख दूंगा, अब अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि शुड मॉडल आ गया, मॉडल के बाद ये आपने बहुत बार देखा है स्ट्रक्चर, है ना, ये पढ़ने में आपको अजीब नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये छोटा है, कंसाइज है, ये बेटर है। ठीक है जी। द फैमिली प्रेड दैट, फैमिली ने प्रार्थना करी, फैमिली ने प्रार्थना करी कि जो क्रिटिकली इंजर्ड पैसेंजर है, फैमिली ने प्रार्थना करी कि जो क्रिटिकली इंजर्ड पैसेंजर है उसे ले जाया जाए स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा हॉस्पिटल में। अब फिर वही बात, इज टेकन तो मतलब ले जाया जाता है, अरे फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है अगर ले जाया जाता तो। फैमिली ने प्रार्थना करी कि क्रिटिकली इंजर्ड पैसेंजर को ले जाया जाए, ये ले जाया जाए वाला मीनिंग देना है तो भैया बी टेकन लिखना पड़ेगा। अब फिर वही बात, मैं हर बार वैसे लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ कि वहां पे बेटर वही है। यहां पे एक तो मैं लगा दूं बी टेकन, टेकन तो आगे लिखा ही हुआ है, और दूसरा मैं यहां पे लगा दूं शुड बी। अब जैसे शुड बी लिखूंगा वो आपको पढ़ने सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बी वाले आपने कम देख रखे हैं, और कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बता दूं ये छोटा है, कंसाइज है, डायरेक्ट बी वाला, और बेटर स्ट्रक्चर माना जाता है। ऑल द पेरेंट्स डिमांडेड दैट, सबके सब पेरेंट्स ने डिमांड किया कि ये जो मेल फंक्शनिंग ग्राउंड इक्विपमेंट है, प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट है, इसको रिप्लेस किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले इंजर हो चुके हैं इसकी ब्रोकन हिंजेस और लूज सपोर्ट बार्स की वजह से। सबके सब पेरेंट्स ने डिमांड किया कि प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट को रिप्लेस किया जाए। वॉज रिप्लेस का तो मतलब हो जाएगा रिप्लेस कर दिया गया था, कर दिया गया था तो फिर क्यों डिमांड रखेंगे। तो पता चल गया ना कि यहां पे मीनिंग देना है कि किया जाए वाला मीनिंग देना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से वही वाली बात, या तो बी रिप्लेस्ड लिख, या तो बी रिप्लेस्ड लिखो, या शुड बी रिप्लेस्ड लिखो। ठीक है जी।
अब यहाँ पे मैं वही काम कर दूं क्या? डबल टिक का मतलब है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो इसको प्रेफर करना है। डबल टिक का मतलब है कि इसको प्रेफर करना है क्योंकि ये छोटा है, कंसाइज है, बेहतर है। आई बात समझ में? करिए जरा भी। फिर बता रहा हूँ बच्चे, लंबे सेंटेंसेस ये जान के लिखे हैं, ठीक है? कि आजकल पेपर में जैसे लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल हल्का है, वही वाली बात है। करो जरा। इट इज इंपेरेटिव दैट। इंपेरेटिव का मतलब होता है कि बोलने की क्या जरूरत है, ऑब्वियस वाली बात है। तो ये इंपेरेटिव है कि हर एक ट्रैवलर कैरी करे प्रिंटेड कॉपी ऑफ अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी, क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो डिमांड करते हैं कि भैया इमीडिएट प्रूफ उनके पास होना चाहिए। ये बात ऑब्वियस है कि हर कोई ट्रैवलर कैरी करे। एवरी ट्रैवलर कैरीज लिख दोगे तो हर ट्रैवलर कैरी करता है तो फिर ये सेंटेंस लिखने की जरूरत क्या है? ये जरूरी है, ये इंपेरेटिव है, ये ऑब्वियस है कि हर कोई ट्रैवलर कैरी करे। ये करे वाला मीनिंग देना है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कैरी लिखना पड़ेगा या शुड कैरी लिखो। हाँ जी, आ रही है बात समझ में? डाइटिशियन ने एडवाइस किया कि पेशेंट जो है वो लाइट मील्स ले, वो लाइट मील्स खाए थ्रू आउट द डे, क्योंकि हैवी पोर्शन जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं उसके डाइजेशन को और इंटरफियर कर सकते हैं मेडिसिन स्केड्यूल के साथ। डाइटिशियन ने एडवाइस किया कि पेशेंट जो है वो लाइट मेडिसिन ले। अब ये टुक, तो उसने लाइट मेडिसिन ली थी, मतलब लाइट मील्स ली थी तो फिर क्यों सलाह देगा ये? उसने सलाह दी कि वो ऐसा करे, ये वाला मीनिंग देना है तो ये देख प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से आएगा, यानी वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। पेशेंट टेक लिखना पड़ेगा या शुड टेक करो। आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करे इन रिपीटेड डिलेज के बारे में, क्योंकि टीम जो है स्ट्रगल कर रही है स्केड्यूल को मेंटेन करने में और अर्जेंटली जरूरत है भैया क्लियर इंस्ट्रक्शंस की अपकमिंग टास्क के लिए। मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करे। कॉन्सेप्ट इतना ही है बच्चे, पहली पहली लाइन में ही है, तो जबरदस्ती सेंटेंस लंबे करने के लिए लिखा है ताकि आपको लगे आ हा हा बड़े बड़े सेंटेंस करा दिए सर ने, इतनी बात है बस। मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करे। ही टॉक्स का तो मतलब है वो बात करता है, मुझे मीनिंग देना है कि वो बात करे, वो बात करे वाला मीनिंग देना है तो ही टॉक लिखना पड़ेगा। अब ही टॉक अगर कोई सीधा लिख दे तो बच्चा किसी इंडियन बुक के अंदर अगर आपको, इंडियन ऑथर की बुक के अंदर अगर आपको ही टॉक यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए तो बच्चा मानेगा ही नहीं, बच्चा कहेगा ये तो गलत है, किताब ही फाड़ देगा। तो फिर जनरली यहाँ पे क्या लिख देते हैं? शुड टॉक लिख देते हैं। आ रही है बात समझ? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉक डायरेक्टली लिखा जा सकता है और वो छोटा है और वो कंसाइज है और वो बल्कि बेहतर है। हाँ जी, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए। इट इज सजेस्टेड दैट, ये सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट जो है वह रिवाइज करें प्रीवियस ईयर के नोट्स को केयरफुली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपकमिंग टेस्ट में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे ही आएंगे जो पहले कवर किए जा चुके हैं। ऐसी सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट्स रिवाइज करें। स्टूडेंट्स रिवाइज का तो मतलब स्टूडेंट ने रिवाइज कर लिया था, कहना क्या है, ऐसी सलाह दी जाती है कि स्टूडेंट रिवाइज करें, और लिखा क्या हुआ है? स्टूडेंट ने रिवाइज किया था। तो भैया तो गलत हो गया, क्या लिखना पड़ेगा? रिवाइज लिखो या शुड रिवाइज लिखो, ये बेहतर है। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है कि तुम्हारी डॉटर कल्चरल रिहर्सल के दौरान फॉर्मल अटायर में आए, क्योंकि जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड करी जाएगी एनुअल स्कूल प्रेजेंटेशन के लिए। ये मैंडेटरी है कि तुम्हारी डॉटर कल्चरल रिहर्सल में
फॉर्मल अटायर में आए, कम्स का तो मतलब है आती है, आती है तो फिर ये क्यों ज्ञान दोगे उसको कि ये मैंडेटरी है मैंडेटरी है कि तुम्हारी डॉटर फॉर्मल अटायर में आए, ये मीनिंग देना है, तो भैया यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? टू मेंटेन एक्यूरेसी इन द डिपार्टमेंट्स मंथली रिपोर्ट, एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट में यह जरूरी है कि हर एम्प्लॉय जो है अपनी डेटा एंट्री टास्क को अच्छे से करे, क्योंकि छोटी सी गलतियां भी बाद में चल के मेजर इनकंसिस्टेंसीज ला सकती हैं। मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट्स को जरूरी है, इट इज नेसेसरी कि हर एम्प्लॉय करे, अपने डेटा एंट्री टास्क को अच्छे से करे। और डज लिख दोगे तो करता है तो फिर ये क्यों ज्ञान देने की जरूरत है? करे वाला मीनिंग देना है, करे वाला मीनिंग देना है तो फिर यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? या तो डू लिखो या शुड डू लिखो। हाँ जी, ये जरूरी है कि न्यूली अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, ये जरूरी है कि न्यूली अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कंडक्ट करे मल्टी स्टेज रिव्यू को डिजिटल एविडेंस के जो कलेक्ट किया गया है पिछले 6 महीनों में सबमिट करने से पहले। हाँ के ना? फाइनल जो उनकी फाइंडिंग्स है उनको सबमिट करने से पहले वो अच्छे से रिव्यू करे उन डिजिटल एविडेंस को जो पिछले 6 महीने में कलेक्ट करेगी। तो सिर्फ सेंटेंस लंबा करने के लिए लिखा हुआ भाई, मेन बात यहीं पे है कि ये जरूरी है कि न्यूली अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसा करे। कंडक्ट्स का तो मतलब हो जाएगा कंडक्ट करती है तो फिर ये क्यों ज्ञान दोगे तुम? करे वाला मीनिंग देना है तो फिर कैसे आ पाएगा? यहां पे लिखना पड़ेगा कंडक्ट या शुड कंडक्ट। द एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेड दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी रिव्यूज ऑल क्लिनिकल रिपोर्ट्स केयरफुली, एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंड किया कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है रिव्यू करे सारे क्लिनिकल रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से, इंश्योर करने के लिए कि कोई एडवर्स रिएक्शन डिटेल मिस ना हुई हो बिफोर फाइलिंग द फाइनल अप्रूवल। एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंड किया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसा करे, रिव्यूज का तो मतलब रिव्यू करती है, फिर रिकमेंडेशन देने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो यहां पे रिव्यूज की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? रिव्यू लिखना पड़ेगा या शुड रिव्यू लिखना पड़ेगा। द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएट करे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल जिसने जानबूझकर ओवरलुक किया रिपीटेड वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन केस को। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करे तो इनिशिएट्स का तो मतलब हो जाएगा इनिशिएट करती है तो फिर कोर्ट को ऑर्डर देने की क्या जरूरत पड़ेगी? करे वाला मीनिंग देना है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इनिशिएट या शुड इनिशिएट। हाँ जी, आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं, कर दो जरा जल्दी से। सीनियर एडवोकेट ने इंसिस्ट किया कि विटनेस जो है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इवेंट्स दे, यानी डिटेल में बताए जो जो चीजें हुई थी। हाँ कि ना? विटनेस देता है तो फिर भैया वो क्यों इंसिस्ट करेगा, क्यों इस बात पे जोर डालेगा? इंसिस्ट समथिंग का मतलब होता है इंसिस्टेड दैट, इस बात पर जोर दिया कि वो ऐसा करे। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? गिव लिखना पड़ेगा या शुड गिव करना पड़ेगा।
इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है कि दैट समवन यू ट्रूली लव, वो ऐसा कोई व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, वो ना सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स को समझे बल्कि उस साइलेंस को भी समझे जो तुम्हारी स्माइल के पीछे है ना। एंड द साइलेंस यू हाइड बिहाइंड योर स्माइल, वो शब्दों को नहीं बल्कि उस साइलेंस को भी समझे। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी है कि वो समझे, अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड्स लिख दोगे तो वो समझता है, फिर ये लाइन का मतलब क्या बनेगा, ये जरूरी है कि वो समझे, ये समझे वाला मीनिंग देना है। ये तो यू ट्रूली लव, ये तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है समवन के लिए, वर्ब समवन के लिए आ रही है। वैसे तो समवन के साथ सिंगुलर आती है, लेकिन ये वाले मीनिंग में क्या लिखनी पड़ेगी, बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो अंडरस्टैंड लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इट इज इंपैरेटिव दैट, ये बात ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है कि जिसको तुम चुनते हो जिंदगी के लिए, जिसको तुम अपनी लाइफ के लिए चुनते हो, यानी बेसिकली जिससे तुम शादी करते हो, वो सपोर्ट करे तुम्हारी ग्रोथ को और तुम्हारा हाथ पकड़े जब सब कुछ खत्म हो जाए तो भी। तो यहाँ पे दैट द वन यू चूज फॉर लाइफ, अब यहाँ पे वन के साथ वैसे तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए अगर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की बात करें, तो जिसको तुम चुनते हो वो ऐसा करे, करे वाला मीनिंग देने की वजह से प्रेजेंट सब्जेक्टिव आएगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव आएगा तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ना आईएनजी फॉर्म आएगी, ना V2 आएगी, ना हेड प्लस V3 आएगी, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। सपोर्ट लिखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, तो जी ये थी अपनी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। दोनों ही टॉपिक्स थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन शुरुआत में हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि यार कम समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये क्या बोल रहा है, लेकिन इतने सारे सवाल होने के बाद फिर आप भी अरे ठीक है यार सर पता चल रहा, आप तो इस स्टेज तक पहुंच गए होगे। ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।